की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है? हाँ हेलो, आइसो डाइफर वाला बता दीजिए तो क्या क्या था वो? आइसो डाइफर जो होता है उसमें हम लोग मेनली चेक करते हैं किसी भी दो पार्टिकल के बीच। सर हाँ बोलो। सर क्लास कब तो चलेगा? पहले क्लास शुरू होगा तब तो चलेगा, तुम तो शांति से बैठो। बीच स्क्रीन में सीधा कर दिए। नया बैच हाँ? क्लास सर हम उसमें भी करते हैं, इसीलिए पूछ रहा कौन सा? तो ये अभी 8 बजे तक चलेगा। सर 7 बजे से न्यूट्रॉन नया माइनस बैच। किस सब्जेक्ट स्क्रीन में? सीधा कर दिएगा ना सर? हाँ देखो। हाँ सर। हाँ तो सर देखो। अभी ना शुरू कर रहे सर। हाँ तो स्पेशली क्या होगा, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन इज नोन एज आइसोडाइपर। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या बताया था, सोडियम है या फिर क्या देखो आयरन, अपने पास फ्लोरीन था। तो बताओ यहाँ पे, या फिर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन बोलो या फिर इसको बोलोगे मास नंबर -2 टाइम प्रोटॉन का नंबर, मास नंबर -2 दे ए -2 डेज, क्योंकि हमें पता है न्यूट्रॉन बराबर क्या था, ए माइनस जेड था, और प्रोटॉन इक्वल टू जेड होता है, तो क्या लिखोगे ए माइनस जेड लिखोगे, ये एक्चुअली क्या हो जाएगा ए -2 जेड। यानी सिंपली क्या देखोगे, ऐसा कोई स्थिति जहां पे न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो, या फिर सिंपली क्या बोलोगे ए -2 जेड का वैल्यू सेम होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग आइसोटोप, तो सॉरी आइसोडाइपर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग आइसोडाइपर। ठीक है, यानी सिंपली क्या बोलोगे व्हिच है सेम आइसोटोपिक नंबर, इसको ऐसे भी बोल सकते हो व्हिच है सेम आइसोटोपिक नंबर, आइसोटोपिक नंबर इसी को बोलते हैं हम लोग, सेम आइसोटोपिक नंबर होना चाहिए। क्लियर? तो ये हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस कर लिए थे, और बताओ कोई डाउट? नहीं। चलिए तो अगला टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज नेचर ऑफ लाइट। क्योंकि इसका बीच में अभी यूज पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग कुछ लाइट का बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जो कि अभी स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें यूज आएगा। तो जनरली देखा गया दो थ्योरी आया, यहाँ पे बोला गया कि लाइट वाज अ मैटर, यानी कि एक पार्टिकल नेचर होता है, और एक था वेव नेचर, यानी कि हमें जनरली बोला गया लाइट मतलब सिंपली क्या बोलोगे, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय टू थ्योरी, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय टू थ्योरी, एक्सप्लेन्ड बाय टू थ्योरी। इसे हम लोग दो अलग अलग थ्योरी से रिप्रेजेंट कर सर सकते हैं। इट कैन बी, सर इसके बाद थोड़ा क्वांटम थ्योरी बता दीजिएगा ना, उसमें बहुत जल्दी में किए थे, समझ में नहीं आया था। तो वो पे आएंगे, ये कहाँ बोल रहे थे, उसी में तो भी आ रहा है, उसी में आने वाला है। ठीक है, अच्छा। वेव थ्योरी ऑफ लाइट, और दूसरा था अपना कॉर्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, ऑफ लाइट। ठीक है, तो हाइजेंस नाम का जो साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या प्रपोज किया, जो एक्चुअली लाइट आता है एक वेव के फॉर्म में आता है, जबकि न्यूटन्स ने क्या बोला, जो लाइट जो रेडिएट एनर्जी होता है, जो रेडिएटेड एनर्जी होता है, जो लाइट होता है, एक छोटा छोटा पार्टिकल्स के फॉर्म में आएगा, जिसे हम लोग क्वांटम ऑफ लाइट बोलते थे। तो उन्होंने दो थ्योरी प्रपोज किया, मतलब दो अलग अलग थ्योरी आया लाइट के बारे में। बाद में देखा गया ये दोनों थ्योरी कंप्लीट चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए, एक अकेला थ्योरी कोई भी सफिशिएंट नहीं है लाइट के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। दैट मींस हम लोग क्या बोलोगे, लाइट हैज बोथ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, इसी को बोलते हैं हम लोग ड्यूअल नेचर, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग ड्यूअल नेचर। यानी जनरली देखा गया जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसमें दोनों प्रॉपर्टीज होता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल मतलब क्या बोलोगे वेव थ्योरी नेचर, यानी कि वेव नेचर भी प्रेजेंट होता है, प्लस उसमें पार्टिकल नेचर भी प्रेजेंट होता है। यानी लाइट के सिंपली ऐसा सब्सटेंस है जहाँ पे मतलब लाइट जो रेडिएट एनर्जी है वहाँ पे पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर दोनों का प्रेजेंस होता है। तो अगर वेव नेचर है तो जनरली वेव का अगर फीचर्स का बात करें, मतलब या फिर वेव का इंट्रोडक्शन का अगर बात करें, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव का अगर हम बात करें, वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें, तो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होगा वेव में। जनरली वेव को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से हम वेव को रिप्रेजेंट किसे करते हैं हम लोग, इस तरीके से।
इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, वेवलेंथ। इसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ। ये सबको पता है। यानी कि वेवलेंथ का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या बोलोगे, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द टू सिमिलर पॉइंट इन द वेव। मतलब दो सिमिलर पॉइंट, इधर क्रस्ट से क्रस्ट करोगे या ट्रफ से ट्रफ करोगे, मतलब दो पीक टू पीक या फिर दो बॉटम टू बॉटम जो मिक्स करो। यानी कि ऐसे यहाँ से लेके अगर इस तरीके से कर देते हैं, ये पॉइंट से ये पॉइंट, यानी कोई भी दो सिमिलर पॉइंट का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ। और इसको हम लोग ये रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, लैम्डा से। आप लोग क्लास 10th में पढ़ रखे होंगे, जिसका यूनिट क्या होता है, मीटर। और जनरली जो हम लोग वेवलेंथ का बात करेंगे वो सब क्या लेंगे, 10⁻⁻10 मीटर में, तो उसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। पिकोमीटर बोलेगा तो उसको क्या बोलोगे आप, 10⁻12, ठीक है। नैनोमीटर बोलेगा तो मतलब क्या बोलोगे, 10⁻⁹। तो ये 3 यूनिट स्पेशली काम आता है वेवलेंथ का, आइदर पिकोमीटर में गिवन होगा या फिर नैनोमीटर में होगा, या फिर आपका वेवलेंथ जो गिवन होगा क्वेश्चन में वो एंगस्ट्रॉम में होगा। तो ये आपके पास 3 अलग अलग यूनिट रहेगा जो आपको पता होगा, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। एक नैनोमीटर मीन्स क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर। और एक पिकोमीटर में मीन्स क्या होगा, 10⁻12 मीटर। क्लियर। तो ये एक तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, वेवलेंथ। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर बात करें हम लोग, दैट इज क्या है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक से क्या बात करें हम लोग, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का अगर बात करें तो ये क्या होता है, न्यू। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, किसी नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर सेकंड। मतलब ये जो वेव जो ऑसिलेट हो रहा है, मतलब अगर ये मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट अगर ऑसिलेट हो रहा है वेव, एक सेकेंड में कितना बार ऑसिलेट होगा, यानी सिंपली क्या बोलोगे, एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ यानी कि वेव, यानी सिंपली क्या बोलोगे, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक वेव कितना बार ऑसिलेट हो रहा है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मींस ये तो सबको पता होगा, यानी कि इसका यूनिट का अगर बात करें तो यूनिट क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, हर्ज या फिर सेकेंड इनवर्स। तो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बराबर 1/टाइम। 1/टाइम यही होता है ना, फ्रीक्वेंसी मींस क्या बोलते हैं, 1/टाइम। टाइम पीरियड भी बोल सकते हो, यानी कि एक वेव कंप्लीट होने में कितना टाइम का रिक्वायरमेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। तो ऐसे ही बोल सकते हो 1/टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। क्लियर। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, हर्ज या सेकेंड इनवर्स। क्लियर है ये पार्ट। उसके बाद एक और टर्म्स आता है, दैट इज वेव नंबर। ये क्या होता है, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, या फिर सिंपली क्या बोलोगे, एक यूनिट लेंथ में कितना नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट है। यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये इस तरीके से, मतलब ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो ये क्या हो गया, 5। यानी कि सिंपली अगर ये यूनिट लेंथ है तो इसमें कितना वेव प्रेजेंट है, ये हो गया 5। यानी कि सिंपली क्या बोलोगे, 1 मीटर लेंथ में, यानी पर यूनिट लेंथ हाउ मेनी वेव्स आर प्रेजेंट, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेव नंबर। यानी डेफिनेशन में पूछेगा व्हाट इज वेव नंबर, क्या बोलोगे, द नंबर ऑफ वेव लेंथ प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ इज नोन एज वेव नंबर। यानी कि अगर वेव नंबर का रिप्रेजेंटेशन का बात करें तो ये क्या होता है, न्यू बार, जो किसके इक्वल होता है 1/λ। और इसका यूनिट का अगर बात करो तो अगर ये मीटर में था तो ये क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, इस तरीके से ये क्या होगा, मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन निकालने की कोशिश करें तो ये एक्चुअली क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट बराबर म्यू इनटू लैम्डा, या फिर ऐसे बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी बराबर वेवलेंथ मतलब स्पीड ऑफ लाइट बाई लैम्डा। और ये जनरली क्या बोलते हैं, जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका स्पीड कांस्टेंट होता है, दैट इज स्पीड सर आपका वीडियो रुक गया। कहाँ रुका है, हेलो आ रहा है सर, चल रहा है आ सर, रहा है ठीक सर। आ रहा है सर। हाँ, तो क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, वेव मतलब सी बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या बोलोगे, सी बाई लैम्डा। और ये एक कांस्टेंट, मतलब क्या बोलोगे, सी जो है कांस्टेंट क्वांटिटी है जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सर कैमरा घूम गया सर। तो अपने पास
यार ये कैमरा कैसे कैसे सर ऊपर से रोटेट ऑफ कर लीजिए ना उसका मोबाइल से। सर रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, मैं अभी ज्वाइन किया था। हाँ सर, रोटेशन लॉक लगा लीजिए सर। ऊपर से लगा ली। साकिब सर हाँ सर रिकॉर्डिंग हो रहा है। साकिब सर रिकॉर्डिंग कर रहा था क्या? हाँ चलो क्या बढ़िया। लिखे हैं सर? सर आपको वीडियो रुक गया और नेटवर्क भी रेड दिखा रहा है। नहीं सर इसका? ठीक है, नीचे कीजिएगा। तुम्हारा खराब हाँ होगा सर बाबा। ठीक दिखा रहे हैं। सर एक सर, बार फिर से बताइए नहीं है। ये बताया जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में, इससे देखो ना, सी क्या था? स्पीड। स्पीड क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ क्या है? मीटर। और ये क्या था? टाइम यूनिवर्स, यानी कि म्यू इनटू लैम्डा का जो प्रोडक्ट होता है वो एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। या फिर किसी भी वेव के लिए वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी जो होता है उस वेव का स्पीड के बराबर होता है। क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में जो भी बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात करेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करता है जो होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। सर हाँ बोलिए। सर नेचर ऑफ लाइट पे सेकंड पॉइंट पे सर क्या लिखते थे? स्पेलिंग समझ में नहीं आया। पहला था कॉर्पुस्कुलर, CROPUSCULUR, CORPUSCULUR, ठीक है? LAR, सॉरी, CORPUSCULAR। ये थ्योरी है। हाँ नहीं, ये मतलब न्यूटन्स ने बोला था कि जो जितना भी वेव, जो रेडिएंट एनर्जी आता है वो एक्चुअली छोटा 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 तो मतलब कॉर्पस्कुल्स के फॉर्म में आता है, मतलब छोटा छोटा पार्टिकल होता है जिसको कॉर्पस्कुल्स बोलते हैं। ये न्यूटन्स का कहना था। क्लियर? तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली जो रेडिएंट एनर्जी होता है लाइट पार्टिकल, मतलब एक पार्टिकल नेचर फॉलो करता है, जबकि हाइजेंस ने बोला था वो एक्चुअली एक वेव नेचर फॉलो करेगा, सारा कैरेक्टरिस्टिक वेव के जैसा होगा। तो अगर वेव नेचर होगा तो वेव में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? म्यू, लैम्डा, वेव नंबर। तो ये सारा टर्म्स क्लियर है, इसमें कोई डाउट है क्या? सर क्या नाम था उसका? हाईजैक। हाइजेन, HYGEN, HYGEN, हाइजेन, हाइजेन, ठीक है। चलो, तो ये पार्ट क्लियर है। अगर ये रिलेशन क्लियर है तो जल्दी बताओ, अगर अपने पास विजुअल रेड क्या होता है? रेड और वायलेट। अगर रेड कलर का वेवलेंथ जो है वो दे रखा है 750 नैनोमीटर, रेड कलर का वेवलेंथ दे रखा है 750 नैनोमीटर, और वायलेट कलर का दे रखा है 400 नैनोमीटर। तो बताओ जल्दी से इन दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? जीरो पॉइंट 0.04। हेलो सर। हेलो हेलो सर। सर वीडियो रुक गया है। सर आ गया? हेलो, हाँ सर। कितना है रेड? 4 into 10 to the power 14। ये आ गया 4 into 10 पावर 14, ठीक है। और ये कितना 3 है? into 10। 5 into 10 to the power 13। 7.5 into 10 पावर 14 आया होगा। ये आ गया? चलो बढ़िया। अगर आपसे पूछा जाए विविध भारती रेडियो स्टेशन जो है, मान लो विविध भारती जो रेडियो स्टेशन है उसका अगर वेवलेंथ जो, सॉरी, फ्रीक्वेंसी दे रखा था, विविध भारतीय रेडियो स्टेशन जो था अपने पास, तो उसका
भारतीय रेडियो स्टेशन का फ्रीक्वेंसी दे रखा है अपने पास 1368। तो बताइए इसका वेवलेंथ कितना होगा? चुप থাকো না মা। वेवलेंथ कितना होगा? তো আওয়াজটা তো স্যার বলছে না, মিউজিক থोड़ी ना বাজছে। इसका वेवलेंथ कितना होगा? बताइए इसका वेवलेंथ क्या होगा? अगर रेडियो भारती का अगर अपने पास दे रखा है फ्रीक्वेंसी 1368 किलोहर्ट्ज, तो बताइए उसका वेवलेंथ क्या होगा? सर 4 into 10 to the 14। नहीं, कहाँ तुम फ्लैशबैक में चल रहे हो? लास्ट क्वेश्चन का आंसर दो तो। इसका आंसर कितना आएगा? 1368 किलोहर्ट्ज है। तो लैम्डा बराबर क्या पढ़े थे हम लोग? सी बाई फ्रीक्वेंसी। सी क्या होगा? बाई फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है? 1368 इंटू 1000। सॉल्व कर दोगे? सॉल्व करो, कितना आ रहा है? सर 219.2 219.3। हाँ, लगभग 3 मीटर आ गया। वेरी गुड। इस तरीके से देखोगे, ये वेवलेंथ देखो कितना लंबा है, 219 मीटर का वेवलेंथ। यस सर 219.2। चलो, तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कोई वेव देख, उसका वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका वेव नंबर क्या है, तो ये सब बेसिक डेफिनेशन आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। वेव नंबर क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये सब कैलकुलेट कर दोगे। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा है इफ इलेक्ट्रो में लिखो तो क्वेश्चन, इफ electromagnetic wave is, if an electromagnetic wave has wavelength 300 nanometers, if an electromagnetic wave has wavelength 300 nanometers, find the distance traveled by the wave, find the distance traveled by the wave in 10 power minus 5 seconds. Find the distance traveled by the wave in 10 power minus 5 seconds. हाँ, सर वहाँ पे क्वेश्चन लिखिए ना है सर। if electromagnetic wave, if an electromagnetic wave So 10 to the having power wavelength 14। 300 nanometer is 300 10 to the power nanometer, 14। find the distance traveled by wave in 10 power minus 5 second. 10 to the power 3 into 10 to the power 3। 3000 3 into 10 to the power 3 हाँ, मीटर। तो सिंपली यहाँ पे क्या करोगे? किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल बाई क्या करोगे? यहाँ पे क्या करोगे? c इंटू टी, c स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड इंटू क्या था, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितना था? 3 इंटू 10 पावर 8 इंटू 10 पावर माइनस 5। ये सॉल्व कर दोगे, ये कितना आएगा? 3000 मीटर। तो यहाँ पे ये चीज जो था टोटली फॉल्स बाजी था, इस डेटा का कोई काम ही नहीं था इस क्वेश्चन में। बना लोगे इस टाइप का क्वेश्चन? कई बार ऐसा क्वेश्चन देखो कुछ डेटा देगा जिसको कोई यूज नहीं है, ये क्वेश्चन आप बना लोगे। चलो सर सी क्यों लिख रहा है, वी क्यों नहीं लिख रहा है? भी लिखो, भी या सी लिखो। भी सी जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, हाँ चलो क्लियर। उसके बाद आता है हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये कई बार यहाँ से छोटा छोटा क्वेश्चन आ जाता है। इसका तो एक ट्रिक बताए थे ना,
हाँ, रिच मैन इन वेगस यूज एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन। ये बताए थे? कब बताए थे सर? नहीं बताए थे? वही तो सर, कब बताए थे? सब बताए थे सर। बताए थे। रिच मीन्स हो गया रेडियो, ये रेडियो वेव को रिप्रेजेंट करता है। ये होता है माइक्रोवेव, ये था इंफ्रारेड, ये था विजिबल रेज, ये था अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट। फिर एक्स रेज, और ये होता है गामा रेज, और सबसे लास्ट में कॉस्मिक रेज। तो ये जो टेबल है कई बार डायरेक्ट याद रखना, जेई मेंस और नीट डायरेक्टली इंफॉर्मेटिव चीज है, और एक क्वेश्चन चेप देता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, जब यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ोगे, मतलब इस डायरेक्शन में जाओगे, तो वेवलेंथ इंक्रीज होता है, लेकिन जब यही चीज जब उल्टा डायरेक्शन में चलोगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। कॉस्मिक रेज का फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा हाई होता है, जबकि रेडियो वेव का वेवलेंथ काफी ज्यादा हाई होता है, इसका फ्रीक्वेंसी काफी लो होगा। यानी सिंपली देखोगे जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी उसका लो होगा। क्लियर? तो ये टेबल डायरेक्टली याद रखना, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें बोलेगा बताओ इसमें से किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसका वेवलेंथ ज्यादा है। इस टाइप का क्वेश्चन के लिए तुमको ये सीरीज याद होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखो, जैसे रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड वेव, उसके बाद क्या था, विजिबल था, फिर अल्ट्रावायलेट रेज था, फिर एक्सरेज था, गामा रेज था, और कॉस्मिक रेज था। तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा। हाँ, नीचे से ऊपर यानी रेडियो की तरफ बढ़ोगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, और कॉस्मिक की तरफ बढ़ोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। इतना छोटा वेव उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी। क्लियर? सर ये सब नोट्स में दीजिएगा ना। हाँ। तुम खुद बोलते कि नोट्स हम लिख लेते, तो तुमको हैंडराइटिंग समझ में आता नहीं है। सर आप लिखते हैं तुरंत मिटा देते ना यहाँ पे सर। हाँ, बहुत तेज। रेडियो का क्या ज्यादा होगा, वेवलेंथ? हाँ, रेडियो वाले का वेवलेंथ ज्यादा होता है, कॉस्मिक रेज का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। मतलब कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा और ऊपर से नीचे आएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, यही ना? हाँ 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 हाँ, यानी सिंपली देखो ना, ऐसे था ना रिलेशन, सी म्यू बराबर क्या था, सी बाई लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ बढ़ा तो म्यू घटा, और म्यू बढ़ा तो वेवलेंथ घटा। ये तो डायरेक्ट रिलेशन था, इनवर्सली रिलेशन था दोनों एक दूसरे का, ठीक है। और हमें सिर्फ विजिबल तो इतना ही होता है, बाकी ये सारा का सारा, इसके अलावा जितना भी रेज होता है दोनों सबका सब इनविजिबल है, ये तो पता है। कौन सा सर? तो थोड़ा ऊपर कीजिए तो सर। हाँ, अच्छा ऊपर, और ऊपर ऊपर सर, ऊपर ऊपर टॉपिक क्या दिए हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलो ये क्लियर है। चलो ये तो था कि अगर लाइट में वेव नेचर प्रेजेंट होगा तो ये सारा प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। अगर लाइट का पार्टिकल नेचर का बात करें, अगर हम बात करें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो उसमें सबसे पहला कौन सा थ्योरी था, कॉर्पस, नाम इसका बड़ी लंबा चौड़ा है, कॉर्पस्कुलर। आईसीएसई वाला कौन है रे जिसका? बोलिए सर। हाँ सर बोलिए। कॉर्पस्कुलर। हाँ, कॉर्पस्कुलर, ठीक है। तो ये कॉर्पस्कुलर इन्होंने क्या बोला था, न्यूटन्स ने ये प्रपोज किया, वो क्या बोले, जितना भी लाइट से एनर्जी आएगा वो उसमें एक्चुअली एक छोटा 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 नन्हा मुन्ना पार्टिकल्स होगा, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पसूल्स। फिर से सर बताइए, तो फिर से बताइए, फिर से बताइए सर, सेम स्टाइल में। तो उन्होंने क्या बोला, जो लाइट से रेडिएंट एनर्जी में एक्चुअली वो छोटा छोटा नन्हे मुन्ने पार्टिकल के फॉर्म्स में आएंगे। ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होता है, ये पार्टिकल्स उन्होंने बोला एक छोटे छोटे कॉर्पसूल्स के फॉर्म में आएंगे, जो एक छोटा सा मतलब इनविजिबल पार्टिकल होगा। यानी सिंपली क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स
light and other form of radiant energy are propagated according to Newton's. Light and any other form of radiant energy are propagated in the form of a small tiny corpuscles, या फिर इसको क्या बोलोगे, small tiny particles, एक छोटा छोटा माइक्रो नन्हे मुन्ने पार्टिकल के फॉर्म में रहेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस्यूल्स। तो फिर फोटोन भी तो इसी को क्वांटम बोलते थ्योरी हैं में ना? तो यही है ना। तो हाँ, फोटोन इसी क्या चीज को होता है आगे सर? फॉर्म मॉडिफाइड किया गया तो उसको क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ये न्यूटन ने कॉर्पस्यूल्स बोला था, इसी में आगे चले जाओ तो इसी छोटे पार्टिकल को क्वांटम ऑफ लाइट बोला गया, बाद में इसी को जाके फोटॉन्स बोला गया। ठीक है, ये सारा चीज उसी को हम लोगों ने बोला था। ठीक है, अच्छा उसका सिनोनिम्स है ना सर? हाँ, एक तरीके से बोल सकते हो सिनोनिम्स, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया नाम भी चेंज होता गया। ठीक है, तो ये था न्यूटन का थ्योरी, यानी कि इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला था, जितना भी जो पार्टिकल आता है वो एक्चुअली मतलब जो लाइट से रेडिएंट एनर्जी होगा वो जो पार्टिकल नेचर को फॉलो करेगा। तो इसी के बाद आया था अपना क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ये किसका डाउट था क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, तो शांति से सुन लो, यहाँ से एक अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले व्हाट इज क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। सर हेलो सर, कॉर्पलेस फिर यही था कि मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को वो कॉर्पलेस बोलते, बस यही? बाकी और भी होगा तो फिजिक्स में, बता रहे। उसका पीएचडी फिजिक्स में करना, अपने को बस इतना इससे इन्फॉर्मेशन चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है सर। फिजिक्स में रोहित सर ज्यादा बताएंगे, वो ऐसे भी बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, वो सब मतलब यूनिवर्स से बाहर से क्वेश्चन आते हैं उनका। सही है, अलग बात है, सबसे से भी ज्यादा ऊपर पढ़ा देते। अपने क्वेश्चन बना देते हैं। हाँ, अपने वो अलग बात है, कहीं बुक में नहीं मिलता है। तो नोट्स बहुत अच्छा रहते सर। हाँ, एक चीज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का प्रोफेसर है। चलो ठीक है, चलो इधर आओ। तो अगला देखते हैं हम लोग क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो इन्होंने क्या बोला था कि जितना भी रेडिएंट पार्टिकल आएगा, स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल होगा, जिससे हम लोग क्वांटम ऑफ लाइट बोलते हैं। यानी कि क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या बोलता है, द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। सर थोड़ा काला काला दिख रहा है सर। हाँ, लाइट थोड़ा सा कम है, रुको एक मिनट रुको। तो काला काला दिख रहा है। रेसिस्ट चला गया जैसे। अब थोड़ा सही है, हेलो, अब थोड़ा रिलेटिवली सही है। चलो, तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या बोला, जो लाइट रेडिएट होता है उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट एनर्जी पार्टिकल होगा उसे हम लोग बोलते हैं क्वांटम ऑफ लाइट। यानी क्या बोलोगे, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सोर्स इज कॉल्ड क्वांटम ऑफ लाइट। यानी अगर ये सोर्स है अपना जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज हो रहा है, इससे जो सबसे स्मॉलेस्ट एनर्जी पार्टिकल रिलीज होगा, इसी पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम ऑफ लाइट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वांटम ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट है, हाँ, सोर्स ऑफ लाइट है। इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे सर? तो यानी क्या बोलोगे, इट इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, इट इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी emitted or absorbed by a source of electromagnetic radiation is known as quantum of light। सर emitted और observed, वापस बोलिए ना सर धीरे धीरे। मास भी हो It is the smallest quantity of energy, it is the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation, that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation is called quantum of light, is called quantum of light। मतलब ये सबसे छोटा पार्टिकल को क्या बोलते हैं, क्वांटम ऑफ लाइट। और इसी को आगे स्टडी करके क्या बोला गया, इसको फर्दर स्टडी किसने किया, प्लैंक्स ने। और उन्होंने क्या बोला, जो क्वांटम का जो एनर्जी होता है, तो उन्होंने क्या बोला, हर एक क्वांटम का जो एनर्जी होता है, यानी कि उसका अगर मान लो कि E0 से रिप्रेजेंट करते हैं हर एक छोटा पार्टिकल का एनर्जी, ये डायरेक्टली उस सोर्स के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होता है। उन्होंने क्या बोला, जो क्वांटम ऑफ लाइट है, यानी सिंपली क्या बोलोगे, एनर्जी एसोसिएटेड विद क्वांटम ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स।
या फिर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। और इसी को इक्वेट करने का कोशिश करोगे तो ये जो एनर्जी होता है इसको हम लोग बोलते हैं h इंटू फ्रीक्वेंसी, वेयर h इज प्लैंक्स, h को बोलते हैं हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट। ई नॉट क्या बोले? ई नॉट जो है एनर्जी ऑफ मतलब जो स्मॉलेस्ट जो क्वांटम ऑफ लाइट है उसका एनर्जी था। ई नॉट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ लाइट। तो h को बोलते हैं हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि किसके इक्वल होता है 6.626 into 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये क्या होता है 6.626 into 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। क्लियर? तो ये था आपका प्लैंक्स का स्टेटमेंट कि कोई भी जो फोटोन या फिर अच्छा इसी जो क्वांटम ऑफ लाइट को फर्दर आइंस्टीन के इसी को हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं। यही क्वांटम लाइट फर्दर जाके फोटोन के नाम से जाना गया है। ठीक है, यानी किसी छोटा छोटा पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं फोटॉन्स। क्वांटम ऑफ लाइट रिप्रेजेंटेड बाय फोटॉन्स, या फिर सिंपली क्या बोलोगे पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटॉन्स का मीनिंग होता है पैकेट ऑफ एनर्जी, यानी कि टाइनी पैकेट ऑफ एनर्जी। सर दोनों दोस्त है क्या? ऊपर जो क्वांटम ऑफ लाइट लिखा है, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। तो वो सोर्स ऑफ लाइट है क्या वहां से, मतलब कोई सोर्स से जो हाँ निकल मतलब कोई भी, जैसे मान लो रूम में बल्ब जल रहा है तो बल्ब में से एनर्जी रिलीज होगा, तो उससे रिलीज होने वाला एक्चुअली जो बोला गया न्यूटन ने बोला कि छोटा छोटा कार्पस्यूल्स के फॉर्म में होगा। उसी को बाद में बोला कि एक्चुअली जो एनर्जी होगा वो सम ऑफ एनर्जी पैकेट के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। तो सम ऑफ पैकेट के फॉर्म में जो रिलीज हो रहा है तो छोटा जो उसका सबसे छोटा पार्टिकल होगा उस एनर्जी सोर्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट मतलब काफी मतलब माइक्रो लेवल पे जाकर चेक करो, उसका सबसे जो छोटा एनर्जी पार्टिकल सबसे यूनिट पार्टिकल होगा, उसी यूनिट पार्टिकल को हम लोग क्वांटम ऑफ लाइट बोलते हैं। उस जो सोर्स से जो एनर्जी रेडिएट हो रहा है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा उसको हम लोग क्वांटम ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारा घर एक सोर्स है, तुम्हारे घर का सबसे बेसिक यूनिट एक ईंट जो हो गया वो एक तरीके से तुम्हारे घर का क्वांटम हो गया। ऐसे इमेजिन करके देखो। समझ गया सर। तो सर हाँ बोलिए। हाँ सर बोलिए। फोटोन का मास होता है? फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, लेकिन हमें बाद में क्या पता चला एनर्जी बराबर क्या होता है E बराबर होता है mc²। अब बताओ C का वैल्यू था 3 इंटू 10 पावर 8। अब इसका स्क्वायर करो तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 16। अब इसमें अगर मान लो हम 10 पावर माइनस 15 ग्राम से भी मल्टीप्लाई करें तो भी 90 जूल आंसर आएगा। तो मतलब अगर समझ लो अगर इतना मास है तो कितना हैवी मास होगा, तो क्या बोलोगे इस मास को आप काउंट कर सकते हो। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो होता है दैट इज इक्वल टू 0 होता है। क्या बताए सर? हाँ बोलिए। फिर से बोलिए ना। फोटोन जो होता है एक मूविंग पार्टिकल होता है जो किसके स्पीड से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो किससे स्पीड से ट्रेवल करेगा। फोटोन क्या था लाइट के। एक स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट टीनी पार्टिकल है ना। अब बताओ ये जो पार्टिकल है इसका मान लेते हैं काफी छोटा मास होगा, तो इसका एनर्जी कैसे हम लोग निकालते थे E बराबर m इंटू इसमें c²। वेयर c क्या था स्पीड ऑफ लाइट। अब ध्यान से देखो अगर इसका मास जो भी है, अगर स्पीड का लाइट तो कांस्टेंट हमारे पास क्वांटिटी पता है ना, इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 पावर 16। अब मान लो ये इतना बड़ा क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड हो रहा है ये मास, अगर ये क्वांटिटी 10 पावर माइनस 16 kg भी होता तो भी ये 9 जूल आंसर आएगा। मींस आप समझ सकते हो कि रेस्ट पे अगर एक फोटोन का मास 10 पावर माइनस 16 जूल है तो हेलो भी 9 सर। जूल एनर्जी। हाँ बोलो। अबे हाँ बोलो। का हेलो हेलो। तो एच का वैल्यू कितना बताया था? एच का वैल्यू था 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34। तो आप समझ सकते हो इतना छोटा क्वांटिटी एनर्जी है, तो ये मास 10 पावर माइनस 16 ग्राम कितना बड़ा मास होगा। सर फिर से ये बताइए, नहीं समझ में आया। हाँ फिर से समझाइए। क्वेश्चन ज्यादा ये शुरू था से कि- बताइए सर। कहाँ से आ रहा है? अरे भैया क्वेश्चन ये था कि क्या फोटोन का मास होगा, तो हम जब मान लेते हैं कि फोटोन का मास अगर कुछ है तो एक्चुअली वो तो एनर्जी कैसे फॉलो करेगा। आइंस्टाइन का जो एनर्जी इक्वेशन था E बराबर mc²।
तो एक्चुअली ये क्वांटिटी तो कांस्टेंट रहेगा इस एनर्जी इस एक्सप्रेशन में, ये क्वांटिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। और ध्यान से देखो C का वैल्यू कितना रखोगे, 3 × 10⁸ का स्क्वायर करो इंटू मान लो m है बराबर E है, तो ये सॉल्व करके देखो ये कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻16 आएगा। अब ध्यान से एक और चीज देखो, एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग क्या बताए थे, फोटोन का h × न्यू बताए थे। तो 3 कहाँ से लिख दिए आप? हाँ m का वैल्यू कैसे लिख दिया? m का वैल्यू इधर रखो, F m हो का गए। वैल्यू कैसे, हाँ अब मान लो कि ये एनर्जी का वैल्यू क्या बता था, h × न्यू पड़ा था। अब बताओ h का वैल्यू था 10⁻−34 में, और फ्रीक्वेंसी जो विजिबल लाइट का होता है क्या होता है, 10⁻14 के आसपास में था ना, अभी विजिबल लाइट का निकाले थे ना, पावर क्या था 3 × 10⁻14, 4 × 10⁻14, तो मान लो ये इस रेंज में है, तो भी ये क्वांटिटी कितना आएगा, -20। अब अगर ये एनर्जी तुम्हारा 10 के पावर -20 के टर्म्स में है, तो मास किसके टर्म्स में चला जाएगा, -4 -36 10 मास 37 हो जाएगा। -36 हो जाएगा। तो अब क्या ये वाला क्वांटिटी मास को आप कंसीडर कर सकते हो क्या, ये मास कंसीडरेबल होगा ना पार्टिकल क्यों होते हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं। रेस्ट पे जो फोटोन का मास होता है वो नेग्लिजिबल मास होता है, यानी जीरो मान लेते हैं, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो होता है एक जीरो क्वांटिटी है। रेस्ट मास मतलब कि अगर फोटोन को अगर रेस्ट पे ला दे तो उसका मास क्या होगा, सर लेकिन अगर स्पीड ऑफ लाइट में गए तो हाँ स्पीड ऑफ लाइट में अगर करोगे तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी एसोसिएट हो जाएगा, क्योंकि सिंपली अगर ये रेंज भले ही 10⁻−34 है, लेकिन जैसे ही इसको c² से मल्टीप्लाई करो तो कितना बड़ा क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करे, 9 × 10⁻16, तो ये कुछ ना कुछ एक सिग्निफिकेंस एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा, ये कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा। इतना कम मास तो मतलब स्पीड ऑफ लाइट में सर बहुत भारी होता है ना, कौन सा स्पीड ऑफ लाइट में बहुत भारी होता है, फोटोन। अरे भारी नहीं होता है भैया, वहां पे सिंपली बोलोगे कि बहुत उसमें हल्का energy होता associate- मतलब उसमें फोटोन का मास जीरो ही होता है, लेकिन जब वो काफी हाई स्पीड से मूविंग होगा तो उसमें एनर्जी एसोसिएट हो जाएगा, मतलब वो एक एनर्जी पार्टिकल के जैसा बिहेव करेगा, ये बोल सकते हो आप, भारी नहीं हो जाएगा, मास वही रहेगा, लेकिन उसमें अब एनर्जी एसोसिएटेड होगा, जबकि रेस्ट पे वो क्या था, नेग्लिजिबल था, जिसका कोई वैल्यू नहीं था। क्लियर? सर हाँ बोलिए। हम लोग किसी भी पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट कितना ले जा सकते हैं क्या? प्रैक्टिकली अभी तक पॉसिबल नहीं है, ऐसा अभी तक इतना हमारे अरे पास लिख कोई दीजिए ना मशीन- इक्वेशन फिर से। हाँ हाँ बोलिए, तुम फ्यूचर में हाँ बोलिए। सर अगर लिख दीजिए ना एक बार पूरा अच्छा से। सर इलेक्ट्रॉन को ले जा सकते हैं, उसका मास तो बहुत ज्यादा कम है। सर एक बार लिख दीजिए ना अच्छा से। कौन सा क्या लिख दे, वही क्या रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, बोल लो। तो हमें अच्छा, तो हमारे पास क्या, हाँ बोलो और क्या, कहाँ बोलो क्या था डाउट तुम्हारा, हेलो। तो सिंपली क्या बोलोगे, जो फोटोन का जो मास होता है अराउंड 10⁻−36 के रेंज में होता है, इसलिए जनरली क्या बोलते हैं, जो मास होता है रेस्ट पे फोटोन का नेग्लिजिबल होता है। फोटोन क्या होता है और फोटोन का एनर्जी कैसे निकालोगे, ये सारा टर्म्स क्लियर है, फोटोन का एनर्जी क्या होता है। हाँ सर बोलो। अगर 10⁻36 फोटॉन्स रहा तब उसका मास हो जाएगा कुछ। हाँ तो उसका कुछ ना कुछ अरे तो लेकिन रेस्ट पे इंडिविजुअल हर एक फोटोन का मास रेस्ट पे जीरो मानते हैं, लेकिन 10⁻36 फोटोन लोगे तो हाँ तो एक्चुअली फोटोन्स तो अपने हाथ में थोड़ी ना कंट्रोल कर सकते हैं, क्या इसको एक जगह जमा करके रख लिए इकट्ठा, तो प्रैक्टिकली वही चीज तो पॉसिबल नहीं है, वही तो चल रहा है कि हम उसको कलेक्ट कर सके, वही तो थीम चल रहा है कि अगर हम टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट यही सोच रहा है कि अगर हम पार्टिकल को मतलब जो ह्यूमन पार्टिकल जो भी है, अगर उसको हम लोग एक छोटा छोटा टाइनी पार्टिकल्स में कलेक्ट बना दे तो वो क्या होगा, काफी हाई स्पीड से मूव कर सकता है, और जब ये हाई स्पीड से मूव कर सकता है तो ये टाइम के आगे या पीछे हम लोग ट्रेवल करवा सकते हैं, और वापस इसको कलेक्ट करके वापस जो सोर्स था उसमें कन्वर्ट कर सके। टाइम मशीन का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है यही सोचने की कोशिश कर रहा है, जो अपना ह्यूमन बॉडी है इसको हम लोग छोटा छोटा टुकड़ा में काट देंगे सर।
सर लेकिन बैन है ना सर ऐसा रिसर्च। हाँ, तो इसलिए इस टाइप का ये रिसर्च को कॉन्सेप्ट यही कि इसी तरीके से कुछ किया जाए तो मे भी कुछ बन सके, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है, और आने वाले टाइम में हो जाए तो पता नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं सर डोरेमोन कैसा है सर टाइम मशीन? है। डोरेमोन तो तुम एक काम करो ना, डोरेमोन को आईआईटी में बिठा दो। एवेंजर्स में भी बना था सर। चलो सर जो बनाएगा सर प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। प्राइम मिनिस्टर क्या काय है? प्राइम मिनिस्टर हाँ, काय बनेगा? काय को प्राइम मिनिस्टर बनेगा? प्राइम मिनिस्टर। अरे प्रेसिडेंट बादशाह बन। चलो इधर आ, डोरेमोन तो हम लोग के सर ही। चलो इधर आ। तो ये पार्ट क्लियर है। तो अब बताओ, हमने जो फोटोन का एनर्जी बोला था वो किसके बराबर बोला था? h इंटू न्यू, ये बताया था ना। किसी भी फोटोन का एनर्जी क्या होगा? उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होगा, और हमें पता है फ्रीक्वेंसी जो होता है c बाई लैम्डा के बराबर होता है, यानी एनर्जी बराबर क्या लिख सकते हो? hc बाई लैम्डा। यानी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो एक इंडिविजुअल क्वांटम ऑफ लाइट या उसका फोटोन होगा, उसका अगर आपसे पूछा जाए एनर्जी क्या होगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग hc बाई लैम्डा। और ध्यान से देखो, h एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, c एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसको वैल्यू पुट करोगे तो कई बार आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इसको 12,400 बाई लैम्डा डायरेक्टली यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी आएगा वो एक्चुअली आपका एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा एनर्जी, और ये वेवलेंथ जो लेना है अपने को एंगस्ट्रॉम में लेना है। ठीक है, तो ये करके डायरेक्ट कई बार कैलकुलेशन इजी करने में काम आ जाता है। तो ये चीज याद रखना, जो E बराबर hc बाई लैम्डा है, अगर अपने को एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना रहा और वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में गिवन है, तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हो, h का वैल्यू पुट करो, c का वैल्यू पुट करो, और प्रॉपर स्केल जो दे रखा है जूल में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसे स्केल में कन्वर्ट करो। और एक चीज आपको बार बार बता चुका हूँ, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल के बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल। क्लियर? ये वाला टर्म्स क्लियर है? सर एक यानी कि आर्मस्ट्रांग कितना मीटर? सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल से एक्सीलरेट कराओ जो एनर्जी जनरेट करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सिंपल मीनिंग होता है when 1 electron is accelerated with 1 volt potential, then amount of energy generated by that electron। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल से एक्सीलरेट कराने में जो एनर्जी गेन करेगा, वही उसके एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। क्लियर? सर रुकिए सर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, सर एटॉमिक मॉडल पूरा ना आ रहा है सर? कहाँ पे एटॉमिक मॉडल पूरा आ रहा है? अरे इस सर बार जो पूरा टेस्ट आने वाले नंबर वन टेस्ट से आ रहा है, मोल कंसेप्ट से आएगा, एडवांस पैटर्न सर है कहाँ तक आएगा सर? पूरा, जब तक अभी तक जितना पढ़ा है सब, शुरू पहला क्लास से। तो क्वेश्चन कितना रहेगा सर? क्वेश्चन 18 को रहेगा तुम्हारे पास। 5 क्वेश्चन रहेगा इंटीजर टाइप, 5 क्वेश्चन रहेगा आपका सिंगल चॉइस, और 8 क्वेश्चन रहेगा जहां पे आंसर 1 और मोर देन 1 करेक्ट हो जाए। तुक्का काम करे। सर जो लास्ट वीक वाला आएगा ना सर? हाँ लास्ट वीक का जो पढ़ा है तो वो आएगा ना? हाँ। क्या सर पढ़ा है उसमें सर? लिखा नेट हुआ है चला सर गया था, एटॉमिक बता मॉडल दीजिए। सर। हम्म सर सर उसमें क्या लिखा पढ़ा हुआ है? है एटॉमिक मॉडल सर। क्या एटॉमिक मॉडल? सर देखिए ना उसमें सर। अरे भैया तुम्हारा सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना, नेट चला कौन- गया था भी आया। यही जो कराए जो भी। अरे वही बताया था, एनर्जी बराबर क्या था? h इंटू hc बाय लैम्डा, hc बाई लैम्डा। c बाय लैम्डा। हाँ, तो h और c क्या है? कांस्टेंट है। h कांस्टेंट वैल्यू, c भी कांस्टेंट वैल्यू है। इसको डायरेक्टली आप लोग 12,400 बाई लैम्डा लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो सोल्व करोगे तो एनर्जी जो आएगा वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में आएगा, और ये वेवलेंथ अपने को एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में लेना है। अगर किसी क्वेश्चन में वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करके आप टाइम बचा सकते हो। क्लियर? उसी तरीके से अगर मान लो एक फोटोन का एनर्जी अगर आपके पास ई नॉट है, तो अगर कोई पार्टिकल n नंबर ऑफ फोटोन एमिट करता है, n फोटॉन्स अगर इमिट करता है विथ एनर्जी ई नॉट, तो टोटल एनर्जी क्या बोलोगे? अगर n फोटोन ई नॉट, n इंटू ई नॉट लिखोगे
और ई नॉट का वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या बताया था, एच सी बाई लैम्डा, यानी कि अगर कोई भी पार्टिकल n नंबर ऑफ फोटोन एमिट करता है उसका टोटल एनर्जी कितना रेडिएट करेगा, n इंटू एच इंटू सी बाई लैम्डा। कोई भी पार्टिकल कितना एनर्जी रेडिएट करेगा, n एच सी बाई लैम्डा के इक्वल एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है, कोई भी पार्टिकल कितना एनर्जी रेडिएट करेगा, n एच सी बाई लैम्डा। और यही चीज अगर एक मोल के लिए बोला जाए तो यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, En बराबर एवोगैड्रो नंबर इंटू एच सी बाई लैम्डा। अगर एक मोल फोटोन अगर एमिट कर रहा है तो एक मोल फोटोन एमिट करेगा तो क्या करोगे, Na एच सी बाई लैम्डा कर दोगे। यस सर। चलो तो इस क्या कैसे सर, Na कैसे? अरे एक मोल के लिए है, ई मतलब ये क्या है, ये मोल के लिए है, मतलब एक मोल ऐसे कर दो, एक मोल। अगर एक मोल फोटोन एमिट कर रहा है तो बताओ उसका एनर्जी पर मोल क्या होगा, यानी पर मोल यानी क्या करो, Na पार्टिकल इंटू एच सी बाई लैम्डा। अगर एक पार्टिकल की एनर्जी एच सी बाई लैम्डा है तो Na पार्टिकल का एनर्जी कितना हो जाएगा, Na एच सी बाई लैम्डा। चलो तो अगर ये समझ में आ गया तो एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपसे पूछ सकता है, वो ये कि वन वाट, यहाँ पे याद रखना कई बार काम आएगा। वन वाट जो होता है एक्चुअली 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। तो 1 वाट जो होता है 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गई हो तो आपको एक क्वेश्चन गया है कि 2 बल्ब था अपने पास। ठीक है, बल्ब बना दे दो बढ़िया। ठीक है, ये इस तरीके से बल्ब ए है और दूसरा बल्ब है, ये बल्ब बी बना है। ठीक है, ए और बी 2 बल्ब। क्या बना रहे सर? अगर एक वाट बल्ब है, अगर ए बल्ब का, अरे रोहित सर के जैसा डायग्राम नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे जैसा बनता है एडजस्ट कर दिया करो। अगर एक बल्ब का पावर 100 वाट दिया है, दूसरे बल्ब का पावर W वाट दिया है, बोला है ये बल्ब जो है 4000 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ एमिट किया है और ये बल्ब जो है 8000 एंगस्ट्रॉम का ये एनर्जी एमिट करता है या वेवलेंथ एमिट करता है। तो इफ बल्ब ए हैज पावर 100 वाट, इफ बल्ब ए हैज पावर 100 वाट, क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है इफ बोथ बल्ब एमिट सेम नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में सेम नंबर ऑफ फोटोन एमिट करता है, व्हाट इज द वाटेज, यानी कि बल्ब बी का क्या वैल्यू होगा, उसे कितना वाट का बी बल्ब होगा ये बताना है। क्वेश्चन क्लियर है? अगर बल्ब ए 100 वाट का है, अगर वो 4000 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ एमिट करता है, दूसरा बल्ब बी है जो 8000 एंगस्ट्रॉम का एमिट करता है एनर्जी, तो अगर एक बल्ब का वाटेज 100 वाट है, दूसरा बल्ब का वाटेज निकालना है तो बताइए, दूसरा बल्ब का वाटेज निकालना है तो बताइए कि क्वेश्चन में गिवन था दोनों बल्ब है ए और बी, ए और बी दोनों जो है सेम नंबर ऑफ फोटोन एमिट करेगा। अगर एक सेकंड में बात करो दोनों का जो फोटोन एमिशन पावर है सेम है, मतलब सेम फोटोन एमिट सर एक बार रिपीट किए ना सर। 2 bulb A and B are given. A emit a frequency of wave क्या है? A emit a सर आंसर 200 है। एक का वेवलेंथ 4000 है, दूसरे का 8000 200 या तो फिर 50, 50 यही दोनों में से कोई होगा। 50 होगा सर। तो 50 तो क्वेश्चन में बोला है अगर सेम फोटोन एमिट कर रहा है दोनों बल्ब, तो बताओ बल्ब बी का पावर क्या होगा? 50 करेक्ट आंसर है। कितना लोग आ गया? 50 मेरा हाँ ये सर आ गया? चलो अगर आ गया तो चलो देख लेते हैं, नहीं आया जिसका तो सबका आ गया कि किस बाकी भी है वो? सर बता दीजिए। चलो बता देते हैं। देखो बल्ब ए था और बल्ब बी था, मान लो इसका एनर्जी हमने 100 वाट है, यानी कि क्या बोलोगे 100 जूल पर सेकेंड रिलीज किया होगा, और इसका मान लो कि W वाट है यानी कि W जूल पर सेकेंड किया होगा। तो बताओ इसका 100 जूल बराबर आप क्या लिखोगे? मान लो कि n नंबर ऑफ फोटोन एमिट किया, n hc बाई लैम्डा क्या लिखोगे? लैम्डा 1 कर देते हैं, मान लो लैम्डा 1 कर देते हैं। सिमिलरली इसका W जूल जो था वो किसके बराबर होगा? n hc, क्योंकि n और n सेम है, बाई लैम्डा b कर दोगे और दोनों का रेशियो ले लो। दोनों का जब रेशियो लोगे तो ये क्या क्या आएगा?
100/W बराबर NHC तो कॉमन है, यानी क्या हो जाएगा लैम्डा B बाई लैम्डा A। इसको सॉल्व करो, लैम्डा B बाई लैम्डा A कितना था, ये 4000 एंगस्ट्रॉम था और ये था 8000, तो यानी कि ये कितना गया 2 आ गया, तो W बराबर क्या आ जाएगा 100/2 दैट इज 50 वाट। क्लियर? तो दोनों को एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी कितना होगा, 1 वाट का मीनिंग क्या बताए थे 1 जूल पर सेकेंड, मतलब बल्ब ए 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी रिलीज किया, बल्ब ही मान लो W जूल करेगा। और टोटल एनर्जी क्या होता है NHC बाई लैम्डा, इक्वेट कर दो दोनों को, क्योंकि हमें पता है N का वैल्यू दोनों में सेम है। सर ये सब क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस हाँ सर ये सब क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे? ये क्वेश्चन मिल जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन चाहिए चलो आज PDF भेज देंगे तुमको, फोटो भेज देंगे। सर NWSP का ही बता दीजिएगा तब तक। NWSP में भी बहुत सारे NMSP में है ना ये वाला? सर हाँ, क्वेश्चन NWSP नंबर में बोल दीजिएगा सर। चलो सर ठीक है, कहाँ से कहाँ तक करेंगे? चलो ठीक है। ये खत्म हो गया, मोल कंसेप्ट पूरा हो गया, लेवल 1 2 3 नो सर। लेवल 2 तक हुआ है, लेवल मतलब वो भी आधा हुआ है, आधा। ले भैया लेवल 2 पूरा बनाओ। चलो क्या उल्टा सीधा क्वेश्चन दिया लास्ट कहाँ पे उल्टा सीधा क्वेश्चन दिया है, लेवल 2 में लास्ट का? हाँ सर लास्ट में थोड़ा क्या सा तो एक confidence- स्ट्रक्चर दिया हुआ है अब 29। हाँ कोई कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डिमोरलाइज मतलब करेगा ना बच्चे का, बेटा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है ना, ऐसा भी क्वेश्चन होता है, तो वो सब टेंशन नहीं है, सबका फंसता है, उतना टाइम सब में लगता है, उसमें टेंशन नहीं लेना है। वो सब क्वेश्चन ऐसा होता है जो सबके लिए टाइम टेकिंग होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आना शुरू हो जाए तो आप ऑटोमेटिक कट ऑफ 10% पे आ जाएगा। अगर वैसा पूरा पेपर भर दे उसी क्वेश्चन के, तो कट ऑफ देखोगे पेपर का 10% आ जाएगा, मतलब 10% नंबर लो 80 में जाओ। मतलब RMO का देखते हो ना, क्वेश्चन जब लेंदी होता है तो एक क्वेश्चन बनाओ सिलेक्शन पाओ। चलो ये क्वेश्चन अगर बना लिया तो एक और क्वेश्चन है अपने पास, ऐसे मान एक बॉडी था, बॉडी ए एब्जॉर्ब्स अ वेवलेंथ, इसको डायरेक्ट पहले रिलेशन बनाओ फिर इसका न्यूमेरिकल लिखेंगे, एब्जॉर्ब्स अ वेव विथ वेवलेंथ λ1 एंड इसको एमिट फर्दर क्या कर रहा है, दो अलग अलग डिफरेंट वेवलेंथ के टर्म्स में रिलीज कर रहा है। ये बॉडी एमिट्स 100% ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया 100% एमिट कर दे रहा है, तो बताइए λ1 λ2 और λ3 में रिलेशन क्या होगा। एक बॉडी था जो λ1 वेवलेंथ का वेव को एब्जॉर्ब किया है या फोटोन को एब्जॉर्ब किया है, उसे फर्दर दो डिफरेंट फोटोन में एमिट किया है जिसका वेवलेंथ λ2 और λ3 है, तो बताइए λ1 λ2 λ3 में क्या एनर्जी मतलब रिलेशन होगा। 1 by lambda 1 is equal to 1 is 1 by lambda 2 plus 1 by lambda 3। ये लास्ट क्लास पढ़ा दिए थे क्या ये सब? नहीं सर, ये तो बहुत कोई क्या, चलो बढ़िया। यानी टोटल क्या करोगे, एनर्जी कंजर्व रहेगा, यानी कि E1 एनर्जी दिए थे और E2 प्लस E3 के टर्म्स में डिसोसिएट हो रहे हैं। हमें पता है एनर्जी क्या था HC बाई λ1, और यहाँ पे एनर्जी कितना हो जाएगा HC बाई λ2 प्लस कितना लिखोगे HC बाई λ3, HC सब कैंसिल आउट कर दोगे, यानी कि डायरेक्टली रिजल्ट निकाल लोगे 1 बाई λ1 बराबर 1 बाई λ2 प्लस 1 बाई λ3, यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे कि बाकी कितना है। अगर ऐसा क्वेश्चन समझ के में आ गया तो एक क्वेश्चन दे रखा था, क्वेश्चन ये दे रखा है एक बॉडी है जो 2E एनर्जी लेवल में था, एक एनर्जी लेवल दे रखा है 4E/3 और तीसरा एनर्जी दे रखा है E। अगर बॉडी मतलब एक फोटोन जो है 2E से E में जंप किया है, इसका वेवलेंथ मान लो लैम्डा दिया है, एक फोटोन है जिसका एनर्जी 2E से घट के E हो गया, और दूसरा फोटोन है जिसका एनर्जी, रे अश्वनी तुम कहाँ गायब रहते रे सर थे अभी बीच में चले गए थोड़ा सा। 4E/3 से अगर E गायब हो जाए, इसका मान लो λ2 है, तो बताओ λ2 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा क्या होगा। एक पार्टिकल है या फिर एक मतलब क्या था, एनर्जी लेवल दे रखा है, एक फोटोन एमिट हुआ जिसका एनर्जी पहले 2 था, घट के E बच गया, उस समय जो एनर्जी रेडिएट हुआ होगा उसका वेवलेंथ लैम्डा है। सिमिलरली अगर दूसरा वेव है जो 4E/3 से E में घट के रह गया एनर्जी, उसका वेवलेंथ λ2 आया, तो बताओ λ2 का हाफ λ2
lambda 1 equal to half lambda 2. So lambda 1 is equal to 3 times lambda 2. So lambda 1 is equal to lambda 2 by 3. lambda 1 equal to lambda 2 by 3. हाँ ऐसा ही कुछ आएगा. तो सिमिलरली क्या देखो इन दोनों का एनर्जी गैप क्या है? इन दोनों का एनर्जी गैप क्या है? E. दोनों का एनर्जी गैप E था. E बराबर क्या था अपने पास? hc by lambda. और यहाँ पे एनर्जी गैप कितना है? मान लो hc by lambda 1 था और यहाँ पे एनर्जी गैप कितना बचा? 4e by 3 माइनस e by 3 बचा है. ये बराबर आ जाएगा hc by lambda 2. दोनों को रिलेट कर दो तो ये कितना आ जाएगा? e by 3 यानी कि 3 बराबर क्या आ जाएगा? lambda 2 by lambda 1 यानी कि ये कितना हो जाएगा? lambda 2 बराबर 3 lambda 1. ये आएगा. Yes. यही आएगा ना? lambda 1 नीचे जाएगा, lambda 2 ऊपर जाएगा. lambda 1 का नीचे करिए तो हाँ ये आएगा ना रे. e by 3 ऊपर चला गया. hc by lambda 1 नीचे गया, lambda 2 हाँ सही है. सर क्वेश्चन फिर से बताइए और आंसर भी. क्वेश्चन था कि अगर कोई मतलब यहाँ पे 3 अलग अलग एनर्जी लेवल दे रखा है और एक फोटोन जो है एमिट हुआ, उस फोटोन के एमिट होने जिस विथ वेवलेंथ लैम्डा 1, एक फोटोन एमिट हुआ विथ वेवलेंथ लैम्डा 1 सो दैट फाइनल एनर्जी बिकम कितना होता है? E. कोई एनर्जी से E एनर्जी बचा है जब वो लैम्डा 1 फ्रीक्वेंसी का एक वेवलेंथ एमिट किया होगा. दूसरा बोला एक दूसरा फोटोन एमिट हुआ है 4e/3 एनर्जी लेवल से और घट के रह गया E एनर्जी, तो उस समय जो वेवलेंथ एमिट हुआ उसका वेवलेंथ लैम्डा 2 है. तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में रिलेशन क्या होगा? निकालोगे? ये पार्ट निकाल लोगे? सॉल्यूशन बताइए ना फिर से सर. नीचे दिखाइए ना सर, फिर से बताइए. अच्छा बता रहा हूँ, एक मिनट वेट करो. हाँ तो बताओ पहले टोटल एनर्जी था 2E, बचा कितना एनर्जी E. तो जो वेवलेंथ डिक्रीज हुआ होगा वो किसके बराबर होगा? एनर्जी चेंज के बराबर. तो एनर्जी का चेंज कितना आया? जब तुम्हारे पास 2E से E एनर्जी बचा तो कितना एनर्जी का चेंज हुआ? E. और ये एनर्जी चेंज किसके बराबर होगा? hc by lambda 1 के. जितना एनर्जी का घटा वही एनर्जी तो क्या हुआ? वेवलेंथ के फॉर्म में रिलीज हुआ होगा. सिमिलरली यहाँ पे एनर्जी का चेंज कितना है? 4e/3 माइनस E कितना होगा? E/3 वो किसके बराबर होगा? hc by lambda 2. अब दो इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड करके सॉल्व कर लो. E/3 कैसा है? अरे भैया 4e/3 था, बचा E, तो कितना होगा डिफरेंस? 4e/3 एनर्जी पहले था और तुम्हारे पास बचा एनर्जी है E, दोनों का डिफरेंस कितना होगा? निकालो तो. ये दोनों का डिफरेंस कितना है? समझिए. अगर ये समझ गए तो एक नन्हा मुन्ना छोटा सा क्वेश्चन और बनाओ जो कि तुम लोग बढ़िया से सब बना लेगा. क्वेश्चन ये था कि एक आइस का टुकड़ा है, ठीक है, जिसका मास दे रखा है 18 ग्राम. आइस का टुकड़ा है जिसका मास दे रखा है 18 ग्राम और बोला है 1 जूल आइस को मेल्ट करने के लिए हमारे पास 330 जूल पर ग्राम एनर्जी चाहिए होता है. पर ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए हमें जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है दैट इज 330 जूल पर ग्राम. इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, मतलब ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है जिसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है कितना दे रखा है? फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻13 सेकेंड इनवर्स. एक वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी 10⁻⁻5 × 10⁻13 सेकेंड इनवर्स था, इसको एमिट कराया गया. तो बताइए हाउ मेनी फोटॉन्स आर नीडेड टू मेल्ट द आइस कंप्लीटली. आपने बताना है फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन. तो प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू फिर से क्या है? प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे यूज करने के लिए बोला 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड. तो अपने को बताना है फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन. अगर आइस को 18 ग्राम आइस को मेल्ट करना है और उस आइस को मेल्ट करने के लिए हमें कितना फोटोन का रिक्वायरमेंट चाहिए? इफ वन फोटोन हैज फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻13 9 × 10⁻23. हाँ 9 × 10⁻23. तो नहीं डिवाइडेड बाय 5. सर 165 × 10⁻27. इतना लंबा थोड़ा आंसर नहीं है रे. तो है उसी टाइप का है लेकिन इतना ये गंदा आंसर नहीं है.
बताओ ढंग से और solve 1.8 into 10 का करो। पावर दिल से solve 23 करो, दिल से। कितना आया? 1.8 into 10 का पावर 23 1.8 into 10 power 26। आंसर तो सही है, लेकिन पॉइंट और 10 पावर में उसका गड़बड़ है। 10 पावर 23 10 पावर 3, हाँ 1.8 इन, हाँ तब सही है। वेरी गुड। किसका है राहुल? चलो आर्यन है कि गायब है रे? है सर। हाँ आया रहा आंसर तुम्हारा? बोले तो थे इसका पहले, गलत आ रहा था। अच्छा, तो सिंपली क्या करोगे, हमें 18 ग्राम आइस मेल्ट करना है, तो कितना एनर्जी चाहिए? 18 ग्राम आइस मेल्ट करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 5942। ये चाहिए ना। अब इतना एनर्जी बराबर क्या करोगे, n नंबर ऑफ फोटोन इनटू hc बाई h इनटू म्यू कर दोगे। एक फोटोन की एनर्जी कितना है, h इनटू म्यू। तो n का वैल्यू कितना लिखोगे, 18 इंटू 330 डिवाइडेड बाई h का वैल्यू दे रखा है 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू 5 इंटू 10 पावर कितना दे रखा है, 10 पावर 13। इसको सॉल्व कर दो, ये कितना आ जाएगा, 10 पावर 21 आ जाएगा, माइनस 21 ऊपर चला जाएगा तो 10 पावर 21 हो गया, और ये होगा 6.6 इंटू 5 33, तो ऊपर आ जाएगा 18 इंटू 10। ये कितना होगा सॉल्व करके, 1.8 into 10 to the power 20। हाँ 1.8 इंटू 10 पावर 23 आ जाएगा। वेरी गुड। तो इस टाइप से क्वेश्चन निकाल लोगे? हाँ चलो, अगर इस टाइप से निकाल लिया है तो वहाँ पे लैम्डा नहीं लगेगा? हाँ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दिए तो लैम्डा निकाल के एक बार स्टेप और काहे लेंदी करने जाओगे, क्योंकि हमारे पास एनर्जी का तो दोनों फॉर्मूला है, h इनटू न्यू और hc बाई लैम्डा। अब तुम लैम्डा निकालोगे, फिर इस लैम्डा को पुट करके वापस वही कैलकुलेशन आएगा, क्यों करोगे उतना लेंदी? फ्रीक्वेंसी दिए थे सर 5 into 10 to the power 13। हाँ फ्रीक्वेंसी था, वेवलेंथ नहीं था वो। सर वेवलेंथ 10 पावर 13 में आएगा तो वो रेडियो वेव हो जाएगा, उतना बड़ा वेवलेंथ में चाहिए, ठीक है जनरली जो। अच्छा अगर ये समझ में आ आंसर कितना बताए थे? 1.8 इंटू 10 पावर 23। चलो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बल्ब है जिसका पावर दे रखा है 15 वाट, तो बोला है इससे जो लाइट एमिट होगा उसका वेवलेंथ दे रखा है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो क्वेश्चन बोला है इफ बल्ब इज 80% एफिशिएंट, इफ बल्ब इज 80% एफिशिएंट, फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड बाय बल्ब इन 1 सेकेंड। इफ बल्ब इज 80% एफिशिएंट, find the number of photons emitted by, find the number of photons emitted by bulb in 1 second। पर सेकंड ये बल्ब कितना फोटोन एक एमिट करेगा? एंगस्ट्रॉम कितना मीटर होता है सर? 10 पावर माइनस 10। निकालना क्या बोले? नंबर ऑफ फोटॉन्स। इन 1 सेकेंड। बल्ब जो है 80% एफिशिएंट है। और इसको एक काम करो, ये इसको ना 6200 एंगस्ट्रॉम कर दो, सॉरी 6200 कर दो। सर प्लैंक्स कांस्टेंट एक बार फिर से बताएं ना। प्लैंक कांस्टेंट वही यूज करो ना 6.6। ये सर 6 आ रहा। हां 4 into 10 की पावर 20। प्लैंक कांस्टेंट इनटू
स्पीड ऑफ लाइट क्या? हाँ ये दोनों 12400। वो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना होता है ना, यहाँ तो जूल में है। तो 4 into 10 to the power 20 4 into 10 power 20 लगभग। लगभग में तो सही जा रहा है। हाँ शायद इसी के आसपास में आंसर था, क्या था देखने में दो। सर मतलब हमेशा नहीं रख सकते उसको। किसको? वो जब आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना हो तब रखते हैं। चलो तो देखो, सबसे पहले अगर ये 80% है तो कितना एनर्जी होगा? 12 जूल। एक्चुअली एनर्जी कितना एमिट करेगा? 12 जूल। तो 12 जूल बराबर क्या करोगे? NhC बाई लैम्डा। यहाँ से अपने पास n निकाल लोगे। n बराबर क्या करोगे? 12 जूल इंटू लैम्डा क्या था? 6200 इंटू 10 पावर माइनस 10 बाई इतना क्या करोगे? 6.6 इंटू 4000 में दिए थे। 4000 में दिए थे। मतलब ठीक है, तो 4000 से करोगे तो थोड़ा सा डेटा इधर उधर आएगा। सर मजाक बीच सर में चेंज कर दिए थे तो। ऐसे मत कीजिए सर। अरे ठीक है, तो वहाँ पे डेटा से मैं वहाँ पे चलो छोड़िए, सही है ना सर। हाँ तो यहाँ से सॉल्व कर लो, निकल जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा? 3.75 इंटू 10 पावर 19 आएगा। देखना तो 24 है, 24 से यहाँ पे बच गया 8, 16 होगा, ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। हाँ 19 आ जाएगा। तो 10 का पावर -10 कहाँ से आया सर? सर आप H और C का वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम है ना, 1 एंगस्ट्रॉम 10 पावर -10 मीटर होता है। सर। हाँ बोलिए। H into C का वैल्यू लिखवा देना 1400। अरे भैया तो वही तो बताए थे कि 12400 लोगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा, जबकि ये आंसर जूल में है। तो हाथी और घोड़ा को बराबर कर सकते हो? नो सर। हाँ फिर तो यूनिट का थोड़ा ध्यान रखा करे। सर आ गया। चलो बढ़िया। तो इस टाइप का नन्हा मुन्ना क्वेश्चन आएगा। फोटो मतलब जो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट का, ये आप सब बना लोगे, ये टाइप का बना लोगे। हाँ सर। हाँ सर आगे बढ़िए। तो अगर आता है तो अगर बना लोगे तो एक आखिरी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि मान लो कि Cl है, ये अपने पास Cl है। Cl को डिसोसिएट करने के लिए हमें इतना ही मिनट रुको, डेटा दे लेते, नहीं तो फिर रैंडम लेने पे फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। डेटा कहाँ गया रे? इसको ब्रेक करने के लिए 483 नैनोमीटर, इसको ब्रेक करने के लिए 483 नैनोमीटर का वेवलेंथ का लाइट चाहिए। इस एक बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए 483 नैनोमीटर चाहिए होगा वेवलेंथ। तो बताइए क्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी क्या होगा किलो जूल पर मोल में? फाइंड द बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन इन किलो जूल पर मोल। फाइंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन इन किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन बोलिए तो। इफ Cl मतलब क्या था? वेवलेंथ। 483 नैनोमीटर क्या था? वेवलेंथ लाइट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट अ Cl बॉन्ड। फाइंड द बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन इन किलो जूल पर मोल। अगर एक क्लोरीन को डिसोसिएट करने के लिए हमारे पास 483 नैनोमीटर का लाइट का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब 483 नैनोमीटर वेवलेंथ के लाइट का रिक्वायरमेंट है, तो बताइए एक मोल क्लोरीन को डिसोसिएट करने के लिए हमारे पास कितना एनर्जी लगेगा? आंसर जो बताना है किलो जूल के टर्म्स में बताना है, कितना किलो जूल का 4 एनर्जी into लगेगा? 10 to the power -18। 4 into 10 पावर -18 है, गलत है। So nanometer 10 to the power -9 मीटर ना। हाँ किलो जूल पर मोल में बताना है, पर मोल। वो पर मोल। हाँ पर मोल है। थोड़ा सा अगर सही किया है, एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा नंबर। कितना? 24 into 10 to the power 5।
किलोजूल 24 into 10 power 5 248 किलो जूल आ रहा है, यानी 248 into 1000 होगा। सर 10 to the power 32 नहीं, आंसर जो आ रहा है दैट इज 248 किलो जूल पर मोल। अच्छा अच्छा ये आ रहा है आंसर। सर कल भी क्लास लेंगे क्या? कल तो रेगुलर क्लास है। और वो नहीं पढ़ाएगा सर, कौन सा? एक्सपेरिमेंटल मेथड बोले थे। हाँ, उसका भी एक एक्स्ट्रा क्लास अलग से अरेंज करेंगे। यार क्लास तुम लोग का बड़ी कम लग रहा है यार। पिछला सप्ताह स्पार्क वाले लोग का क्लास लगता था 6 क्लास लगता था, तुम लोग का सप्ताह में 2 लग रहा है, 3 लग रहा है। सर बोलते सर हैं तो आपने सर एक्स्ट्रा बोलते हैं क्लास क्या लिया था? ठीक है क्लास सर। ठीक है, तो फिर कंटेंट चोरी करना पड़ेगा हमको, फिर कम कंटेंट देके निकालना पड़ेगा, जो कि लोग निकाल देते हैं। तो उस तरीके से सर करना नारायणा पड़ेगा। के पास आईडी भी नहीं है सर, बोल रहा है। हाँ, मतलब सर रोहित सर को बोलते हैं, रोहित सर बोल रहे हैं कि आईडी का शॉर्टेज हो रहा है। पर्सनल आईडी है ना? चलो ठीक है, देखते हैं। हाँ देखो यहाँ पे क्या है, CL का अगर मान लो देखो, तो क्या करोगे, बॉन्ड एनर्जी पर मोल निकालना है ना। यानी कि अगर एक फोटोन के लिए इतना चाहिए, तो पर मोल के लिए कितना चाहिए, Na फोटोन, यानी कि एनर्जी बराबर क्या लिखोगे, NaHc/λ। सॉल्व कर दो। Na का वैल्यू कितना होगा, 6.02 into 10 power 23 रखोगे, H का वैल्यू 6.6 into 10 power minus 33 रखोगे, और C होता है 3 into 10 power 8 होता है, और डिवाइडेड बाई वेवलेंथ कितना दे रखा है, 483 into 10 power minus 9 है। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। तो सर यहाँ ऑर्डर पे ही नहीं आ रहा है। हाँ, तो ये कितना होगा, 10 पावर माइनस 9, 10 पावर 8, 10 पावर 17 हो गया, 10 पावर माइनस 17 हो गया, और 23 यानी कि हो गया 10 पावर 6, और हो गया 6 40 into 3 by 483 आएगा, 40 into 3 by 483 आएगा। अब इसको आप सॉल्व करके देख लो ये कितना आता है। ये लगभग 250 के आसपास आ जाएगा, 120 by 483, ये लगभग 1/4 के आसपास आ रहा है, यानी कि 0.25 into 10 पावर 6, यानी कि 250 into 10 पावर 3 आ जाएगा ये अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 248 into 10 पावर 3 आ जाएगा। यानी क्या बोलोगे, 248 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होगा एक मोल क्लोरीन को डिसोसिएट करने के लिए। 248 मोल, क्या बोलोगे, 248 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होगा पर क्लोरीन को डिसोसिएट करने के लिए। यस ये पार्ट क्लियर है? चलो क्लियर है तो हेलो, ये टर्म्स क्लियर? अगर ये टर्म्स क्लियर है सर ना, बोलिए। सर ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है सर? हाँ आ रहा है, उसी पे भी, उस पे भी आ रहा है, ठीक है। चलो ये पार्ट क्लियर। इसी के बाद आया था अपना कॉम्पटन थ्योरी ऑफ लाइट, कॉम्पटन थ्योरी ऑफ सर लाइट। हाँ बोलिए। सर मेरा नेटवर्क बहुत ज्यादा एरर हो रहा है, बार बार निकल जाता है ग्रुप से अपने। तो सर आप अभी जो पढ़ाएगा उसको बस थोड़ा सा रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा ना। रिकॉर्ड कर रहे हैं? हाँ हो रहा है रिकॉर्ड, ठीक है, ग्रुप में चला जाएगा। कॉम्पटन थ्योरी ऑफ लाइट, तो कॉम्पटन इफेक्ट, सिंपल कॉम्पटन थ्योरी ऑफ लाइट नहीं, कॉम्पटन इफेक्ट बोल सकते हो। ये सिंपली क्या बोलता है कि जब भी कोई पार्टिकल एक मेटल सरफेस से अगर एब्जॉर्ब होगा, तो मेटल सरफेस पे करता है ना, ये जो स्कैटर्ड होता है, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब मान लो कोई पार्टिकल 10 जूल एनर्जी से आ रहा है, यहाँ पे मान लो 1 जूल एब्जॉर्ब हो गया, तो एमिट कितना जूल होगा,
तो अगर एमिट जो होगा उसका अगर एनर्जी कम है तो यहाँ पे वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा। अगर कोई पार्टिकल किसी मेटल वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगा। एनर्जी घटा है तो वेवलेंथ इंक्रीज और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा ना, डिक्रीज हो। हाँ उल्टा ऐसा बोली। नहीं है, कुछ फोटॉन्स गायब हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं, वही नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होगा जो भी होगा, वो जो लाइट का फंडामेंटल पार्टिकल इस तरीके से होगा ना, ये मतलब तो वही बोला है कि इफ सिंपली क्या बोला था, कॉम्पटन इफेक्ट, देयर इज इंक्रीज इन वेवलेंथ और डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द एक्सरेज ऑब्जर्व आफ्टर स्कैटरिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। क्या बोला था, किसी भी सरफेस से अगर एक्सरेज को स्कैटर्ड कराओगे तो उस केस में जो एनर्जी होता है उसका डिक्रीज होता है और वेवलेंथ इंक्रीज होता है, और दिस इफेक्ट इज नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट। तो लॉजिक क्या था, सिंपली एक्चुअली कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वहां पे एब्जॉर्ब हो जाता है जिसकी वजह से उसका वेवलेंथ चेंज होगा। तो यानी लॉजिकल है कि अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है, एनर्जी घटेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा। यानी यही था कॉम्पटन इफेक्ट। ये क्या बोलता है, देयर इज इंक्रीज इन द वेवलेंथ एंड डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ एक्सरेज आफ्टर स्कैटरिंग फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, इज सर नोन फिर एज से एक बार कनेक्शन छूट जा रहा है। देयर इज इंक्रीज इन द वेवलेंथ मींस क्या बोलोगे, अगर कोई लाइट को एक मेटल सरफेस से स्कैटर्ड कराओ तो अगर यहाँ पे अगर मेटल सरफेस अगर एब्जॉर्बिंग है, सरफेस का क्या टेंडेंसी है, कुछ ना कुछ अमाउंट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो इमिट होने वाले एनर्जी का इमिट होने वाले वेवलेंथ का एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज। अगर एनर्जी घटेगा तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घटेगा। तो वही बोला था, इफ X-ray is scattered from an object, then there is increase in wavelength and decrease in energy is observed, and this effect is known as Compton effect. सारा रेडिएशन के लिए है क्या ये? हाँ नहीं, ये हाँ मतलब कोई भी एक्सरे अगर किसी भी ये एक्सरेज पे उन्होंने ऑब्जर्व किया, लेकिन ये किसी पे भी एप्लीकेबल होगा। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड होगा उसकी एनर्जी कम होगा तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, चलो ये टर्म्स क्लियर है। अगला एक और टर्म्स आता है, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये सब यहाँ पे बस छोटा छोटा डेफिनेशंस पार्ट पढ़ना है। इसका पूरा जो डेरिवेशन है ये सारा चीज पढ़ोगे आप लोग फिजिक्स में। ये सारा पार्ट आपका फिजिक्स में आएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर टोटली फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉमन पार्ट है, तो बहुत सारा पार्ट इसका फिजिक्स में है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक स्पेशली चैप्टर आएगा थर्मल फिजिक्स, तो वहाँ पे आप पढ़ोगे रेडिएशन में रेडिएशन, एमिशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन और रेडिएशन। वहाँ पे ये 11 में ही करोगे। ठीक है, चलो। तो ब्लैक बॉडी से सिंपली ये मानोगे ये एक ऐसा बॉडी होता है जो 100% एब्जॉर्बिंग और 100% रिफ्लेक्टिंग होता है। एब्जॉर्बिंग और रिफ्लेक्टिंग होता है। ये ऐसा बॉडी होता है जो हर एक फ्रीक्वेंसी का लाइट को 100% एब्जॉर्ब भी कर सकता है और 100% रिफ्लेक्ट, यानी कि इसको परफेक्टली एमिटर और परफेक्टली रिफ्लेक्टर सरफेस बोल सकते हैं। यानी कि क्या बोलोगे, परफेक्ट एमिटर एंड एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। किसी भी बॉडी के मतलब हर एक वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी या फिर हर एक फ्रीक्वेंसी का वेव को अगर कोई पार्टिकल 100% एब्जॉर्ब और 100% एमिट करने का टेंडेंसी रखेगा, then that body is known as black body। और परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऐसा कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता जो 100% एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट कर सके। इसीलिए हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, जो प्लेटिनम कोटेड मतलब प्लेटिनम कोटेड ब्लैक जो सरफेस होता है उसको हम लोग 99%, 99.5, 99.6% तक मतलब ब्लैक बॉडी कंसीडर करते हैं। वेंटा ब्लैक जो होता है वो 99.9% तक लाइट एब्जॉर्ब करता है। हाँ हाँ हाँ, उसी को हम लोग प्रैक्टिकल मतलब लैब में उसी को हम लोग एज अ ब्लैक बॉडी यूज करते हैं। ठीक है, प्लेटिनम मतलब जो वहाँ पे जो ब्लैक बॉडी है उसी को हम लोग एज अ ब्लैक बॉडी प्रैक्टिकल यूज के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका मेनली जो यूज होता है हाँ सर कैम्पटन इफेक्ट में अगर लैम्डा बढ़ता है या फिर फ्रीक्वेंसी घटता है तो सर कलर ऑफ द लाइट तो चेंज हो जाएगा ना। हाँ ऑब्वियसली ना, वो वहाँ पे चेंज हुआ था, लेकिन एक्सरेज के एक्सपेरिमेंट
सर वो किया cannot तो एक्स रेज लाइट क्या विजिबल होता है? No. विजिबल लाइट नहीं है, वहां पे कलर से उसका वेक्टर तो हम लोग एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे। हाँ, अगर विजिबल लाइट के लिए अगर करोगे वो एक्सपेरिमेंट, हाँ तो वहां पे ऑब्वियसली कलर चेंज होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन कलर क्या होगा, कुछ चेंज होगा स्कैटरिंग के बाद। बहुत जल्दी बोल रहा है। क्लियर? सर क्या कॉन्सेप्ट है एक बार फिर से बताइए। कौन सा जो Compton? आ रहे कलर चेंज का। कलर चेंज। अगर मान लो कि ये वेवलेंथ अगर यहाँ पे आया, एब्जॉर्ब हुआ, कुछ एनर्जी अगर एमिट हुआ, तो इसका एनर्जी मान लो ये 10 जूल का एनर्जी था, ये 9 जूल का एनर्जी है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसका वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ेगा ना। वेवलेंथ बढ़ा तो ऑब्वियसली दो, अगर इसका वेवलेंथ अलग है, इसका वेवलेंथ अलग है, दोनों का भी मतलब क्या होगा, कलर का क्या होगा, डिफरेंट होगा कि सेम आएगा? हाँ होगा बिल्कुल। वेवलेंथ के लाइट का क्या होता है, कलर भी तो अलग अलग होता है। जी जी सर बिल्कुल। तो ब्लैक बॉडी क्या बोला था, ये एक ऐसा बॉडी है जो परफेक्टली एमिट होता है, परफेक्टली एब्जॉर्बर होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लैक बॉडी, ठीक है। और प्लेटिनम ब्लैक जो होता है वो अप टू 99.9% तक हम लोग ब्लैक बॉडी कंसीडर करते हैं, तो स्पेशली उसी को हम लोग एज अ ब्लैक बॉडी लैब में यूज करते हैं। ब्लैक बॉडी पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट जो करना होता है वो हम लोग ब्लैक बॉडी, यहाँ से जो मेनली अपने से क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वर्सेज वेवलेंथ। तो देखोगे इसका जो सर्फ होता है ना, घंटा के जैसा होता है, मतलब बेल कर्व बनता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट वर्सेज, तो ये वेवलेंथ होता है ना, ये एक मंदिर का घंटा के जैसा शेप बनता है, जिसमें जो होता है ना लैम्डा एम इंटू टी कॉन्स्टेंट होता है। यहाँ पे अपने पास ये चीज याद रखना। तो अगर मान लो कि कोई भी पार्टिकल T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर पे, अगर इस तरीके से ग्राफ आपके पास दे दिया जाएगा, कोई भी पार्टिकल, इसका बोला है T1 टेम्परेचर है और इसका बोला है T2 टेम्परेचर है, और बोलने के लिए बताएगा कि बताओ इसका टेम्परेचर मैक्सिमम है या मिनिमम, ये कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन आता है अपने पास। ओरिजिन से उठ रहा है ग्राफ। हाँ, ग्राफ ओरिजिन से उठ रहा है, मतलब ये तो यही था ना, ये तो जीरो से लेके इनफाइनाइट हर एक वेव का फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर सकता है। कांस्टेंट क्या है, क्या बोले? लैम्डा एम, मतलब उसका जो मैक्सिमम वेवलेंथ जो आएगा ना, ये जो ब्लैक बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन या रेडिएशन होता है, जो मैक्सिमम जिस तो एम मास है। हाँ नहीं, लैम्डा एम मैक्स, क्या है? एम का मतलब लैम्डा मैक्स, मैक्सिमम वेवलेंथ को लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअली वेव मैक्सिमम वेवलेंथ और सर आपका टेम्परेचर का कनेक्शन खराब है क्या? मेरा नहीं है भाई, तुम्हारा होगा। हेलो, सबका आ रहा है आवाज? हाँ सर आ रहा है। सर कनेक्शन खराब आ रहा है। हाँ थोड़ा थोड़ा रुक रहा है आपका। लैम्डा एम इंटू टी क्या है? मतलब ये जो बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ फिजिक्स में आप पढ़ोगे, एक्चुअली जो मैक्सिमम वेवलेंथ और टेम्परेचर का प्रोडक्ट होता है ना, ये दो क्वांटिटी जो है ये कांस्टेंट होता है ऑलवेज। मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन के दौरान ये क्वांटिटी का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। सर इंटेंसिटी मतलब? इंटेंसिटी का मतलब होता है कोई भी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एक मतलब ये अगर ये यूरिया है, सॉरी ये यूरिया बोलो, ये एरिया सरफेस है, इस पे कितना फोटोन एक सेकंड में एमिट कर रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटेंसिटी। सर फिर से बताइए ना सर, कनेक्शन चला गया था एक बार। सर फिर से बता दीजिए। तो देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो लाइट एमिट हो रहा था, अलग अलग वेवलेंथ का लाइट एमिट या एब्जॉर्ब होगा, तो अलग अलग लाइट का जो है, तो ऑब्वियसली आप लोग एक चीज देखे होगा, कभी किसी भी लोहा को जलते हुए देखे हो, लोहा को जो गर्म हाँ करते हैं सर। या मेल्ट करते हैं, हाँ वो रेड हॉट हो जाता है। इनिशियली रेड हॉट होता है, फिर जैसे जैसे और करोगे तो येलोइश होते जाता है, फिर ग्रे होते जाता है, लास्ट में थोड़ा सा व्हाइट कलर आता है। हाँ, तो ये अलग अलग कलर चेंज होता है ना, यस सर। अलग अलग मतलब उसका वेवलेंथ होगा, अलग अलग वैरायटी का वेवलेंथ वो एमिट करेगा। वही बोलता है कि जो पार्टिकल होता है, जो ब्लैक बॉडी होता है, जीरो से लेके इनफाइनाइट अलग अलग सारा पॉसिबल वेवलेंथ का लाइट एमिट करता है। तो जैसे जैसे इनिशियली देखोगे तो इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा, और फिर देखोगे कि उसका इंटेंसिटी जो होता है लाइट का, तो उसका जो चमक मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी फिर डिक्रीज भी होना शुरू हो जाता है। सर ये गिवन टेम्परेचर के लिए, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है? हाँ, एक गिवन टेम्परेचर पे होगा, मतलब ये इस तरीके से एनर्जी डायग्राम बनता है। मतलब इंटेंसिटी का जो ग्राफ बनता है, जैसे जैसे इनिशियली वेवलेंथ बढ़ेगा, तो इनिशियली बढ़ता है इंटेंसिटी, और फिर जो होगा, या फिर ऐसे भी सर आपका कनेक्शन खराब है।
अगर सर इंटेंसिटी ऐसा ग्राफ में T1 T2 में से कौन सा ज्यादा टेम्परेचर है? अरे उसी पे आ रहा है ना, तुम अभी पहले एक बार सुन तो लो पहले पूरा से। अगर इंटेंसिटी वर्सेज अगर वेवलेंथ का ग्राफ बनाना है तो इनिशियली देखो, इनिशियली जो वेवलेंथ बढ़ाओगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा, जब तक विजिबल रे जाएगा तब तक मैक्सिमम पे आएगा, फिर उसके बाद एक वेव आएगा, उसके बाद ज्यादा का वेव आएगा जो विजिबल नहीं होता है, तो फिर तो क्या होगा, इंटेंसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा ना। तो इस तरीके से ग्राफ का नेचर होता है, इस तरीके से ये ग्राफ का नेचर होता है। तो अब यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ प्लॉट किया गया, ठीक है, एक टेम्परेचर T1 पे, एक टेम्परेचर T2 पे, मान लो कि एक और टेम्परेचर T3 पे। अब बताओ कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है ये पर, तो हमेशा याद रखना जब भी एक टेम्परेचर बनाना हो तो इसका जो पीक जो है मैक्सिमम, ये आप निकाल लो और इसको एक परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट करो। ये क्या था, λ3, ये क्या था, λ2 था और ये λ1 था। तो हमें क्या पता, ये जो मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, ये चीज याद रखना, मैक्सिमम वेवलेंथ और टेम्परेचर का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। ये ग्राफ में टेम्परेचर अगर कंपेयर करने के लिए आएगा तो हमेशा आपको याद रखना है, में सेम कांस्टेंट होगा क्या λ2 into T2 करेंगे तो वो भी कांस्टेंट इक्वल्स λ1 into T1, तो यानी क्या बोलोगे, λ1 into T1 बराबर λ2 into T2 बराबर λ3 into T3, ये ऑलवेज एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। अब बताओ, अब इस ग्राफ, अरे आवाज बंद करो यार सर, फिर से बताइए, स्पीकर म्यूट करो। तो इसमें क्या बोलोगे, हमेशा लैम्डा m into t का जो प्रोडक्ट होता है एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, ये इसको बोलते हैं लोग बीन्स डिस्प्लेसमेंट, तो यानी कि ये जो होता है क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है तो यानी क्या बोलोगे, λ1 into t1, λ2 into t2, λ3 into t3, ये जो होता है कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब यहाँ ध्यान से देखो, λ1 बड़ा है, λ1 बड़ा है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर छोटा होगा, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। यहाँ पे क्या बोलोगे, λ1 है, λ2 है, λ3 है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका टेम्परेचर कम होगा, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। अगर किसी का लैम्डा बढ़ा तो टी कम होगा, तभी तो ये प्रोडक्ट एक कांस्टेंट रहेगा। तो यानी कि यहाँ से देख लो, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका टेम्परेचर कम, यानी कि T3, T2, T1, इस तरीके से कंपेयर करने के लिए आपके पास क्वेश्चन आएगा। क्लियर सर? तो इंटेंसिटी और हम लोग बढ़ा नहीं सकते, इंटेंसिटी तो हम लोग का हाथ में है ना। नहीं तो वो तो अलग अलग है ना, तो अलग अलग पार्टिकल का किस कलर का मैक्सिमम वेवलेंथ दे सकता है, अब वो अलग अलग पार्टिकल, वो तो मटेरियल नेचर पे भी डिपेंडेंट होता है, यानी कि वो मैक्सिमम जिस वेवलेंथ का लाइट तक वो दे सकता है उसी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी आएगा ना। अब हर एक मटेरियल का अलग अलग इंटेंसिटी है जो एमिट हो रहा है लाइट उसका है। हाँ, इंटेंसिटी का मतलब पर यूनिट फोटोन कितना एनर्जी, कितना नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एमिट कर रहा है, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। T3 T2 वाला फिर से बोले सर, कनेक्शन तो हमें याद रखना कि ये जो ग्राफ आता है इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा में, हमेशा लैम्डा मैक्स और टेम्परेचर का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। लैम्डा मैक्स और टेम्परेचर का प्रोडक्ट क्या होता है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब बताओ, लैम्डा मैक्स और टेम्परेचर का क्वांटिटी अगर एक कांस्टेंट है तो क्या बोलोगे, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। यानी कि यहाँ पे देखो, λ1 है, λ2 है, λ3, एक्स एक्सिस में इधर की तरफ बढ़ता है या घटता है, इधर से इधर एक्स एक्सिस में, यानी कि λ1 ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर कम होगा, λ2 बीच में है तो उसका टेम्परेचर बीच में, λ3 छोटा था इसका T3 ज्यादा होगा। इस तरीके से हमेशा क्या करना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो ग्राफ से प्लॉट कर दो पहले लाइन, जहां पे आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगा वहां से कंपेयर करो, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका टेम्परेचर कम। तो ये कंपैरिजन करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो कंपेयर कर लोगे। हेलो, चलो तो ये वाला पार्ट कैलकुलेट कर लोगे ना। हाँ सर। हाँ बोलिए। हाँ बोलो, क्या डाउट था। हेलो सर, कैम्पटन्स इफेक्ट में सिर्फ कोई भी सरफेस हर वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने एक्सरेज पे एक्सपेरिमेंट किया, देखा कि जब स्कैटर हुआ तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हुआ, मतलब वेवलेंथ इंक्रीज हुआ, एनर्जी डिक्रीज हुआ, दैट मींस उन्होंने कंक्लूड किया
तो उस सरफेस से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया होगा, जिसकी वजह से एनर्जी चेंज हुआ तो वेवलेंथ भी चेंज हुआ था। ऐसा हम डायरेक्ट ऐसा कोई स्टेटमेंट रिवर्स स्टेटमेंट अपने मन से नहीं दे सकते। अच्छा अच्छा। सिंपल ये कहना था कि जब किसी मेटल सरफेस से एक्सरेज को स्कैटर्ड कराया गया तो उस समय एनर्जी डिक्रीज थोड़ा और एनर्जी एब्जॉर्ब वेवलेंथ इंक्रीज हुआ था। इसको हम जनरलाइज रिलेशन बनाने की कोशिश ना करें, मैं भी कहीं पे ये ट्रू फॉल्स हो जाए, कंट्राडिक्टी हो जाएगा। ठीक, और बताइए। तो अप टू फोटो मतलब क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्लियर है, यहाँ तक का पार्ट क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट, कैसे कैलकुलेशन आ सकता है, सर एक बार वो टेम्परेचर वाला बता दें सर, कनेक्शन कट गया। टेम्परेचर वाले में याद रखना जो इंटेंसिटी वर्सेस जो ग्राफ होता है वो एक घंटा के जैसा कर्व बनेगा, मतलब बेल कर्व इसको बोलते हैं, इस तरीके से बनेगा। तो हमेशा इसका मैक्सिमम क्वांटिटी को प्लॉट करो और मैक्सिमम पॉइंट को देखोगे, और मान लो ये T1 टेम्परेचर पे, ये T2 टेम्परेचर पे, तो बताओ ये मान लो कि T2 है तो यानी कि ये λ2 आएगा, ये λ1 आएगा। तो जिसका वेवलेंथ है ये हमें पता है लैम्डा इंटू टी जो होता है ये कांस्टेंट है, अगर ये बढ़ेगा तो टी क्या होगा, ऑटोमेटिक घटना चाहिए ना। अगर ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है मींस क्या बोलोगे, एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो दूसरा क्वांटिटी ऑटोमेटिक क्या होगा, लैम्डा इंक्रीज तो टी डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या देखोगे, लैम्डा इंक्रीज हुआ तो टी डिक्रीज होगा, तो यानी कि सिंपली देखो लैम्डा ज्यादा किसका है, 1 का, तो T1 छोटा होगा, T2 ज्यादा होगा। सर तो अगर मतलब कोई ब्लैक बॉडी धीरे धीरे सारा लैम्डा का लाइट रिलीज करेगा, अलग अलग लैम्डा का भी कर सकता है। हाँ, ब्लैक बॉडी का क्या बोले थे, वो परफेक्टली एमिटर और एब्जॉर्बर है, यानी कि वो 0 से लेकर इनफाइनाइट जितना वेवलेंथ है हर वेवलेंथ का लाइट वो एब्जॉर्ब और एमिट करता है। तो बोलो T1 ज्यादा होगा ना सर? हाँ, तो एक एक करके सबको रिलीज करेगा सर। क्या T1 कैसे ज्यादा होगा, अगर लैम्डा भी ज्यादा है टी भी ज्यादा है तो प्रोडक्ट तो डिफर करना शुरू हो जाएगा। सर लैम्डा 1 तो लेस है लैम्डा 2 से, तो T1 ज्यादा इधर से एक्स एक्सिस में इधर से जाओ तो बढ़ेगा कि घटेगा क्वांटिटी, यहाँ पे 1 2 3 तो ये क्या होता है, क्वांटिटी बढ़ता है या डिक्रीज होता है? समझिए। हाँ बोलिए, अब बताइए और क्या डाउट है। हेलो सर ये वाला ग्राफ हर तरह की बॉडी के लिए है ना, ब्लैक बॉडी के लिए? हाँ कौन सा, ये वहाँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे था ना, इंटेंसिटी वर्सेस ये, क्योंकि बाकी बॉडी तो हर कलर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा, ऐसा तो कुछ स्टेटमेंट था नहीं। परफेक्टली एमिटर और परफेक्टली एब्जॉर्बर सरफेस कौन था, ब्लैक बॉडी। ये जनरली ब्लैक बॉडी के लिए बोला गया कि वो हर एक वेवलेंथ का लाइट एमिट और एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी रखता है। सर तो आज क्लास ओवर कीजिएगा और फिर आइएगा। होगा लोहे के लिए नहीं होगा। हाँ हेलो, तो सर ये जो ग्राफ होगा वो ब्लैक बॉडी के लिए होगा ना? हाँ ब्लैक, हाँ बोलिए। हाँ ब्लैक बॉडी के लिए ग्राफ प्लॉट किया गया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और कोई डाउट? ब्लैक ना सर, मतलब ब्लैक बॉडी, हाँ ब्लैक बॉडी किसको बोलेंगे, सिल्वर सरफेस जो 100 मतलब जनरली किसी भी पार्टिकल को प्लेटिनम ब्लैक से कोटिंग कर दो, वो जो कलर आता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी, जो लगभग ऑलमोस्ट 99.9% वेवलेंथ एब्जॉर्ब और एमिट करने का कैपेसिटी रखता है। प्रैक्टिकली 100% ब्लैक बॉडी ऐसा कुछ नहीं होता है, 100% प्रैक्टिकली ब्लैक बॉडी कोई भी हम लोग नहीं बना पाए। ठीक है, चलिए ये पार्ट क्लियर है। हेलो, तो और क्लास के ब्लैक होल बना दिया जाए तो साइंटिस्ट पे काम कर रहे हैं, मतलब इस पे कि आर्टिफिशियल ब्लैक होल बन जाएगा तो वो तो 100% लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। हाँ सर वो 2021 का जेई के बाद बनेगा ना। हाँ वो 21 नहीं हुआ, अब आएगा अभी तो तुम्हारा मतलब जो बच्चा होगा उसका जेई एग्जाम तक भी नहीं आएगा वो क्वेश्चन। बस सर तब क्या दिक्कत है। हाँ फिर तो टेंशन मत लो उसके लिए, ठीक है। और एक और चीज, अगर ब्लैक मान होल लो आएगा कंफर्म है सर। नेचुरल ब्लैक होल बनाने के लिए देखो, नेचुरल ब्लैक होल बनाने के लिए आप इमेजिन कर सकते हो, अगर अपना अर्थ को ये क्वेश्चन जेई में नीट में आ रखा है, अगर अर्थ को अपने को ब्लैक होल बनाना है, साइज कितना ले आए तो बन जाएगा ब्लैक होल। अर्थ को अगर ब्लैक होल बनाना है तो इसका रेडियस 10⁻² सेंटीमीटर होना चाहिए।
वही तो सर एक पॉइंट पूरा अर्थ के मास को अगर इतना छोटा पॉइंट में कंसंट्रेट कर दो, डेंस कर दो, देन इट विल बिकम्स ब्लैक बॉडी। अब यू कैन इमेजिन कितना बड़ा छोटा सा आसान काम करना कितना दिन में हो सकता है। ये चीज प्रैक्टिकली कंप्लीट कर पाना कितना दिन में तुम कर सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो। मतलब सर जो ब्लैक होल बना हुआ है उसका कैसा होगा? हाँ, मतलब पूरा जो अर्थ अपना सरफेस है ना, अगर इसको आप 10⁻² सेंटीमीटर में कंप्रेस कर लो पूरा मास को, तब वो ब्लैक होल बन जाएगा। मीन्स आप इमेजिन कर सकते हो ब्लैक होल कितना डेंस पार्टिकल होगा। ब्लैक होल कितना डेंस पार्टिकल है, आप इमेजिन कर सकते हो आप। हाँ सर कर लिया। इमेजिन से बाहर है। तो चलो ये सारा पार्ट क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, फोटॉन्स, ये सारा क्लियर है। इसका एप्लीकेशन क्लियर है, कैसे इसका क्वेश्चन आएगा, कैसे कितना फोटोन कैलकुलेट करना है, कितना बल्ब चाहिए, कितना नंबर ऑफ फोटोन, कितना पावर चाहिए, किस फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, एमिट करेगा, ये सारा कैलकुलेट कर लोगे। यस सर। सारा टर्म कैलकुलेट कर लोगे तो सर क्लास बंद कीजिए ना, थोड़ा फिजिक्स में भी डाउट है। फिजिक्स में डाउट समझ में आ गया था सब? तो नेट भी नहीं चल। फिर उनसे भी कुछ पूछना है सर अभी। फिर छोड़ दीजिए, हटाइए, बंद कर दीजिए अब। 2 घंटा हो गया सर। हाँ छोड़िए सर, 2% बैटरी है। हाँ सर अपने हाँ अब का ज्यादा नेट नहीं बचा सर। ठीक है, तब रखने दो चार्ज।